स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट वाला विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसको अपन आगे की ओर लेके जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर यानी कल जो वीडियो आप लोगों के पास आया था उसके अंदर आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में बताया गया था कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद में आप लोगों को जो वीडियो था उसके बाद वाला वो था प्रतिरोधकता पर, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और उस पर मैंने एक सवाल आप लोगों को करवाया था और बताया था कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरोधकता बच्चों ओनली एंड ओनली किस पर निर्भर करती है, जो अपन ने चालक तार लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, बस इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, लंबाई, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, इन सब पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो सबसे पहले वो वीडियो देखे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को कैसे अपन संयोजित कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं अपन, तो उनको संयोजित किस किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का बच्चों जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, वो सारी चीज अपन देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, कोई तीन प्रतिरोध तार है। अब प्रतिरोध तार को बच्चों अपन बेसिकली ऐसे दिखाते हैं जिगजैग लाइन से। एक मेरे पास ये प्रतिरोध है R1, एक मेरे पास ये प्रतिरोध है R2 और एक और तीसरा प्रतिरोध है बच्चों मेरे पास R3। ये मेरे पास तीन प्रतिरोध है, इनको जोड़ना है, इनको संयोजित करना है। ठीक है, तो अपन सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर इनको कैसे जोड़ सकते हैं, कि ऐसा है क्या सिस्टम है, वो सारा देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली अपन अगर देखें तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक जिसका नाम है, एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन से में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो बेसिकली अपना 2-3 दिन जो लेक्चर होने वाले, 2-3 वीडियो जो आने वाले हैं बच्चों, वो इसी टॉपिक पर आने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के, फिर नेक्स्ट अपन समांतर क्रम संयोजन और फिर उसके सवाल वगैरह ऐसे करेंगे। ऐसे करके 3-4 वीडियो अपन इस पर बनाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एक साथ बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो अपन अपने मुद्दे की बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्रतिरोध दे रखे मेरे पास तीन है। अब इन तीनों को मैं कैसे कैसे जोड़ सकता हूं। दोनों जो संयोजन मैंने बताए हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, कैसे जोड़ूंगा। देखो जैसे मैं क्या करता हूं, इन तीनों प्रतिरोधों को एक सीरीज में जोड़ देता हूं। ऐसे मेरे पास दो बिंदु है A और B, इन दोनों बिंदुओं के मध्य मैंने क्या किया, इनको ऐसे सीरीज में जोड़ दिया। ये तो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मतलब इस क्रम में ऐसे जोड़ दिया। तो ये जो क्रम होता है बच्चों, ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे ध्यान देना। जिसके अंदर क्या होता है कि जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दो ये प्रतिरोध, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसका भी एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, दो एंड्स है दोनों के। तो जो पहला प्रतिरोध है R1, उसका दूसरा एंड्स, ध्यान से सुनना, उसका दूसरा एंड्स, उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ कनेक्टेड है। क्या बोला मैंने, कि जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से संयोजित हो, तो ये जो संयोजन होता है बच्चों, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। मैंने क्या बताया कि जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा अगर एक साथ संयोजित हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से संयोजित हैं, तो वो जो संयोजन होता है बच्चों, वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये तो हुई टेक्निकल लैंग्वेज की। अगर मान लो अपन देसी भाषा में बात करें तो बच्चों अपन को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाना है। मान लो एक ये बिंदु A है, यहां से अपन को B तक जाना है। ठीक है, अब जाने के लिए मेरे को, देखो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, कैसे जा सकता हूं, एक ही रास्ता है मेरे पास जाने के लिए, तो मैं इन सबसे ऐसे चला जाऊंगा, इन सारे प्रतिरोध से। तो अगर परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध
एक ही रास्ते में आए, चलने पर एक ही रास्ते के अंदर आए, तो वो सारे जो प्रतिरोध एक ही रास्ते के अंदर आते हैं वो सारे श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित होते हैं। ध्यान से सुना आप लोगों ने, मैंने क्या बोला कि परिपथ के अंदर दो बिंदु अपन को पता होने चाहिए। दो बिंदु जब तक नहीं पता तब तक अपन नहीं बता सकते कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अंदर है या समांतर क्रम के अंदर है। जब भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में पूछा जाता है तो दो बिंदु देता है अपन को कि इन दो बिंदु के अंदर जो मध्य, इन दो बिंदु के मध्य जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो कौन से क्रम में है, वो अपन पहचान सकते हैं जब अपन को दो बिंदु पता होंगे। ठीक है, तो अब मेरे को ये दो बिंदु पता है, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, ये एक रास्ता है, यहां पर जाके आ जाता हूं, तो ये तीनों प्रतिरोध एक ही रास्ते में आ रहे हैं चलने पर, तो मतलब ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। पहले बेसिक बात कर लेते हैं, फिर एक एक को लेके पढ़ेंगे। अब समांतर क्रम संयोजन, अब देखो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, मेरे पास ये दो बिंदु है ए और बी, वही बात करते हैं अपन, दो बिंदु मेरे को दे दिए। अब इनके अंदर क्या हो रखा है, एक प्रतिरोध तो बच्चों ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है और तीसरा बच्चों ऐसे जुड़ा हुआ है। अब देखो तीनों R1 R2 R3, देखो अब मेरे को A से B तक जाना है। A से B तक जाने के लिए बच्चों मेरे पास तीन रास्ते हो गए, एक तो यहां से चला ऐसे चला गया, एक यहां से चल के ऐसे चला गया, ऐसे चल के यहां चला गया, मतलब ये तीनों प्रतिरोध अलग अलग रास्ते पर आ रहे हैं और एक ही बिंदु पर जा रहे हैं अपन, और तीनों अलग अलग रास्ते पर आ रहे हैं, मतलब ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। अब लैंग्वेज में देखो क्या होगा कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनका जो पहला सिरा रहेगा वो एक बिंदु पर, देखो इसका पहला सिरा एक बिंदु पर, इसका पहला सिरा एक बिंदु पर, यानी तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है बच्चों वो होता है समांतर क्रम संयोजन। वो कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये तो बच्चों की बात अपनी श्रेणी क्रम संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन की। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अपन लोगों को, जब तक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में तभी बता सकते हैं अपन जब अपन को दो बिंदु गिवन हो, दो बिंदु दिए हुए हो, किन दो बिंदुओं के मध्य अपन को बताना है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई प्रतिरोध है अपन को ऐसे दे दिए, फिर अपन सवाल भी करेंगे बच्चों इन पर आगे कि कोई प्रतिरोध है जो ऐसे जुड़े हुए हैं, ये बिंदु है मेरे पास B और ये बिंदु है मेरे पास A, ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3। अब बात करें अपन A और B बिंदु हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं A और B। सबसे पहले मैं बोलता हूं बिंदु मान लो B है, ये यहां रख देता हूं बच्चों, मैंने बिंदु B यहां रख दिया। ठीक है, बिंदु B यहां रखा। अब इसके अंदर देखो ये जो बिंदु B है बच्चों ये यहां है, तो मैं बोलूं आप लोगों को A और B बिंदु जो है उन दोनों के बीच में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कौन से क्रम के अंदर हैं, तो बच्चों कौन से क्रम के अंदर है, देखो बताओ जल्दी, वेरी गुड, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम के अंदर। ठीक है, अब ये B बिंदु मैं यहां पटक देता हूं उठाकर। ठीक है, अब देखो अब इसके अंदर तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं R1 R2 और R3, तो ध्यान से देखो R1 और R2 दोनों कौन से क्रम के अंदर हैं, समांतर क्रम के अंदर, और R3 इन दोनों के साथ कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर। ऐसे सवाल अपन आगे करेंगे, पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन को अलग अलग पढ़ते हैं, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन अपन लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो पहला जो टॉपिक है बच्चों आज का अपना वो है श्रेणी क्रम संयोजन। आज जो पहला क्रम संयोजन पढ़ते हैं अपन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसके अंदर आप मैं एक चित्र बनाता हूं जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। मेरे को मान लो तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं बच्चों, तीन प्रतिरोध गिवन है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। ये तीनों बच्चों श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। अब ये श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, इनको मैं क्या करता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं। एक बैटरी से मैंने इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया। ठीक है, एक V वोल्ट की बैटरी से मैंने इन तीनों प्रतिरोधों को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। अब अपन को इसके अंदर बताना क्या है, इसके अंदर कैलकुलेशन क्या करनी होती है, अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ होता है, अपन को क्वेश्चन ये दिया हुआ होता है कि ये जो पूरा परिपथ बना है, ये एक परिपथ है पूरा, इस परिपथ के अंदर ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये
एक साथ जुड़े हुए संयोजित है कौन से क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम संयोजन के। अब श्रेणी क्रम संयोजन में है तो ये तीनों मिलकर कितने एक अकेले प्रतिरोध का काम करेंगे, यानी कि तीनों कितने ओम प्रतिरोध का काम करेंगे अकेले, ठीक है, वो अपन को निकालना है। दूसरा अपन को निकालना है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कितनी। फिर निकालना है अपन को इन तीनों के प्रतिरोधों के सिरों पर विद्युत विभवांतर, क्या निकालना है, विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं कि मान लो ये विद्युत परिपथ है, ये बैटरी है, यहां से आई विद्युत धारा आनी स्टार्ट हुई, आई विद्युत धारा आई, ठीक है। अब ये विद्युत धारा आई फिर इधर से निकलेगी, तो देखो यहां से इससे, यानी यहां से जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों का प्रवाह है। यहां से जितने आवेश निकले वो सारे आवेश ऐसे गए। अब यहाँ पर अपन ने कुछ स्टोरेज नहीं लगा रखा, मतलब यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं चार्ज वो गायब हो गए, क्योंकि इसी रास्ते से जाना है इनको, चलते जा रहे इस रास्ते से गए, इस रास्ते से, तो मतलब जितने R1 से गुजरे उतने R2 से गुजरेंगे, उतने ही चार्ज किससे गुजरेंगे, R3 प्रतिरोध से गुजरेंगे। मतलब क्या क्या समझे आप लोग यहाँ से कि जितने चार्ज R1 से निकले उतने R2 से उतने R3 से, इसका मतलब क्या है कि इसमें धारा क्या है, समान होगी। मतलब जितनी धारा R1 से निकलेगी उतनी धारा R2 से, उतनी धारा R3 से, इतनी विद्युत धारा निकलेगी, ठीक है। यानी अपन लोगों को क्या याद रखना है कि श्रेणीक्रम संयोजन होता है बच्चों, उसके अंदर विद्युत धारा का मान सारे प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणीक्रम के अंदर, उनके अंदर विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इनके सिरों पर जो विद्युत विभवांतर होता है बच्चों वो अलग अलग होता है, तीनों के अंदर विद्युत विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, V1 V2 V3। तो अपन को ये निकालना है ये कितनी विद्युत धारा आई है, इसका मान निकालना है, V1 का मान निकालना है, V2 का और V3 का मान निकालना है। ये सारी कैलकुलेशन अपन को करनी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एक बार बस आप लोग अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। तो श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर क्या होता है बच्चों, मैं अगर लिखूं यहां पर कि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होगा, ठीक है, देखो आप लोग लिख लो श्रेणीक्रम, एक बार लिख लो यहां पर, श्रेणीक्रम संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों, श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा, समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर अलग अलग होता है। यानी क्या होगा कि जो श्रेणीक्रम के अंदर जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो सारे जो प्रतिरोध है उनके अंदर विद्युत धारा का मान तो क्या होगा बच्चों, समान होगा, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये आप लोगों को लाइन याद रखनी है। ये लाइन अगर आप लोगों के याद है तो आप लोग बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके इतना लिख लो, वीडियो को पॉज करके, उसके आगे फिर अपन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लो, मिटा रहा हूं इसको, वीडियो को पॉज करो और लिखो। अब देखो अपन, मैंने मान लिया कि ये जो R1 प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर V1 है और इसके सिरों पर V2 है और इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, V3 है। तो अपन लिख लेते हैं माना R1 R2 तथा R3 के सिरों पर विभवांतर V1 विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है, और
परिपथ में धारा आई प्रवाहित होती है। क्या माना कि जो R1 प्रतिरोध है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है कि R1 प्रतिरोध है, उसके सिरों पर विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 है और R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, V3 है। मैंने ये लिखा है कि माना R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर है, वो क्रम से कितना है, V1 V2 तथा V3 है। और ये जो परिपथ है उसके अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या होगा बच्चों, जो R1 प्रतिरोध है उसके सिरों पर विद्युत विभवांतर निकालता हूं मैं। R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, जो R1 प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, देखो V इक्वल टू ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या है कि V इक्वल टू आई आर, ये होता है बच्चों ओम का नियम। अब पहला प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर कितना है, V1, तो मैंने क्या लिख दिया, V1 पहला प्रतिरोध है यानी R1, और धारा कितनी प्रवाहित होगी, I धारा प्रवाहित होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि जो अभी लिखवाया था कि जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है, ये लाइन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म से एकदम याद रखनी है। श्रेणीक्रम संयोजन होता है, उसके अंदर विद्युत धारा का मान समान होता है और विद्युत विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो V1 विभवांतर पहले R1 पर, V1 विभवांतर और धारा कितनी होगी, I होगी। ठीक है, ये कहानी। अब इसी प्रकार बच्चों R2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसी प्रकार मैं लिखता हूं, इसी प्रकार R2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर R1 और R2 प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर कितना होगा, आप लोग बताओ। सबसे पहले R2 के सिरों पर बताओ, R2 के सिरों पर विभवांतर कितना है, V2, जो किसके बराबर होगा, ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR2। ये आ गई कहानी। अब ऐसे बोलो V3 क्या आएगा, V3 बोलो IR3 आ जाएगा। तो ये लो बच्चों अपने पास क्या आ गया, V1 V2 और V3 का मान आ गया कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर अपन ने विभवांतर निकाल लिया है। R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 था, जो क्या आ गया, V1 इक्वल टू IR1। R2 प्रतिरोध उसके सिरों पर विभवांतर V2 है, जो क्या आ गया, IR2। R3 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या है, V3, जो क्या आ गया, V3 इक्वल टू IR3। अब I क्यों लिख रहा हूं सेम, तो ये वापिस से आप लोगों को बता रहा हूं क्यों लिखा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर बच्चों विभवांतर क्या है, अलग अलग है, और धारा क्या है, समान है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट इसको मिटाता हूं और आगे अपन करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि इसके अंदर टोटल विभवांतर तो अपन ने V दिया है, इसके अंदर कुल विभवांतर तो बच्चों अपन ने V दिया है, कुल विभवांतर तो V है। अब ये V जाके कितने भाग में बट गया, V1 V2 V3 अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ पर 10 लगाया, तो जैसे मान लो ये 3 हो, ये 2 हो, ये 5 हो, 10 हो गया ना टोटल। ठीक है, तो ये V भाग है, ये जो V है ये आगे जाके 3 भाग में बट गया, तो कुल विभवांतर तो V था, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं ऐसे क्या कि कुल विभवांतर V इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, इनका टोटल आएगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो टोटल V है वो किसके बराबर होगा, इन तीनों को योग के बराबर होगा, क्योंकि बाहर से तो अपने कुछ विभवांतर नहीं दिया इसको, ये बैटरी जो कनेक्टेड है यहीं से इसने विभवांतर लिया है और आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये तीनों जो पार्ट है इनका जो योग होगा, टोटल जोड़ होगा, वो किसके इक्वल होगा, इस V के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई तो मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, इसको मिटाता हूं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। मैं क्या करता हूं, ये जो तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ना, इन तीनों प्रतिरोध की जगह मैं एक प्रतिरोध, एक अकेला प्रतिरोध जोड़ देता हूं। मान लो मैंने इन तीनों की जगह एक प्रतिरोध जोड़ दिया, एक जिसको मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट। अपन मान निकाल लेंगे इसका कि कितना आता है, अभी निकाल रहे हैं, वही निकाल रहे हैं।
प्लस माइनस, ये इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। ठीक है, तो अपन को अब इसके अंदर V इक्वल टू क्या होगा, इसके अंदर V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, यानी V इक्वल टू क्या आएगा, I R इक्विवेलेंट आएगा, इक्वल टू V1 का मान कितना है, I R1, तो लिख दो I R1, V2 का मान I R2, I R2, V3 का मान बोलो I R3। तो यहां से I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I कॉमन ले लो, क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कट गया बच्चों, तो यहां से मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आ गया, जो अपन को निकालना है फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का, वो फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपन को बेसिकली ये फॉर्मूला निकालना था। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्या बला लिख दी यहाँ पर, ये कहां से लिखा बच्चों, ओम के नियम से ये जो V होगा ये किसके इक्वल होगा, I और R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा ना। तो वही तो बैटरी है, ये वही एक बैटरी थी जो मैंने पहले जोड़ी थी, उसी बैटरी को मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट के साथ में जोड़ दिया। अब वो R इक्विवेलेंट कितना होगा, इन तीनों जो प्रतिरोध थे उन तीनों प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर। तो अपन को यही तो निकालना था कि जो तीन प्रतिरोध अपन ने जोड़े हैं, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तुल्य प्रतिरोध, ये है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध है। यानी उन तीनों के तुल्य में मैंने एक प्रतिरोध जोड़ा है, वो कितने ओम का जोड़ूं कि वो तीनों का काम वो एक अकेला प्रतिरोध कर दे। तो वो कितना का जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों के योग के बराबर मेरे को जोड़ना पड़ेगा, ताकि उन तीनों का काम वो अकेला प्रतिरोध एक मिलकर अकेला कर सकता है, उसकी इतनी क्षमता हो, कितनी क्षमता हो। ठीक है, तो वो है। तो इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। मैंने क्या किया, तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा, R1 R2 R3 को। तीनों प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर था बच्चों, वो मैंने मान लिया V1 V2 V3। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर मैंने विभवांतर निकाला। कैसे निकाला, ओम के नियम से। ओम का जो नियम होता है बच्चों, वो होता है V इक्वल टू I R, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। यहां से यही तो आएगा, इसमें यही तो होगा, V इक्वल टू I R होता है। अब क्या किया मैंने, तो R1 प्रतिरोध है, उसके सिरों पर विभवांतर निकालने के लिए V इक्वल टू I R लगाऊं, तो इसका विभवांतर कितना था, V1 था, और ये कितनी धारा है इसमें I, तो ये क्या आ गया, R1 प्रतिरोध के सिरों पर। ऐसे ही V2 और V3 निकाल लिया मैंने। फिर मैंने टोटल जो विभवांतर बैटरी जोड़ी थी, वो V विभवांतर की, वो किसके बराबर था, V1 और V2 V3 के योग के बराबर होगा टोटल। ठीक है, वो तो मैंने उसके योग के बराबर लिख दिया। फिर V1 V2 V3 का मान रख दिया। अब इस V का मान मैंने मान लिया यहां से कि ये जो V है बच्चों, ये एक इसी बैटरी को मैंने क्या किया, एक R इक्विवेलेंट प्रतिरोध के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, जिसमें I धारा उतनी की उतनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां से V क्या आ जाएगा, I R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब ये V का मान मैंने यहां रख दिया, I R इक्विवेलेंट। यहां से मैंने I कॉमन ले लिया और I को काट दिया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इतना आप लोगों को लिखना है, और ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जहां कहीं भी दिक्कत आए पूछ सकते हो। ठीक है, और इसको आराम से बिल्कुल एकदम कर लेना, पूरा वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना।